हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार बोहरे और मैं आप सभी के समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ एक ऐसी चर्चा जो आपके लिए, अगर आप 2024 की या 25 की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, सिविल सर्विसेज के बारे में आपने विचार बनाया है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाली है। देखिए, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं और हम बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करें तो यार उसके पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूं। बहुत आराम से इस चीज़ को समझना, अपने दिमाग में इसे सेटल डाउन करना कि जिस वॉर में जाने के बारे में आप सोच रहे हैं। देखिए, बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपसे कहूं तो आप सभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अब इस बात को समझिएगा और यथार्थ रूप में अपने जो है वो प्री माइंड में से सेटल डाउन भी करिएगा कि जिस एग्ज़ाम के बारे में आप सोच रहे हैं उसे बहुत सारे लोग जो है वो देते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, इसमें सक्सेस रेशियो भी इंडिया में सबसे कम रहा है, ये भी एक सच है। अब अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मैं मानकर चल रहा हूं आपके लिए भी ये एग्ज़ाम जो है एक बैटल की तरह होगा, एक युद्ध की तरह होगा। और इस बात को जान लें कि युद्ध में उतरने से पहले आपको वॉर प्रैक्टिस करनी होती है। और ये वॉर प्रैक्टिस एग्जैक्टली कैसे होती है, तो दो माध्यम से होती है। एक होता है टेस्ट सीरीज और एक होता है PYQ। ठीक है, अब देखिए, जो आगे मैं कहने वाला हूं इस वीडियो में, हो सकता है कि आप सभी इसे गलत दिशा में जोड़ने का प्रयास करें। तो इस बात को पहले समझ लें कि मैं किसी परिप्रेक्ष्य में, किसी परिदृश्य में इस बात को नहीं कह रहा हूं, किसी सिनेरियो में इस बात को नहीं कह रहा हूं। मैं एक जनरल सेंस में इस बात को कह रहा हूं कि सामान्यतः जो मेजॉरिटेरियन क्राउड है 90% का, वो जो PYQ जिस तरीके से डील करता है वो रॉन्ग है, यथार्थ रूप में रॉन्ग है। मतलब आपको PYQs कैसे डील करने चाहिए, कैसे इन्हें याद करना चाहिए, इसका तरीका बहुत अलग होता है बजाय इसके कि स्टूडेंट जिस तरीके से उसे अभी के समय देखता है। फाइन, मैं आपको आज की क्लास में ये बताने वाला हूं कि आपको एग्जैक्टली कैसे PYQs को डील करना चाहिए। और ये भी मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा मेरा स्टेटमेंट, एक लाइन हमेशा आपने सुनी होगी और नहीं सुनी तो आज सुन लीजिए भाई, कि दोज हु यूज्ड टू क्वालिफाई वंस द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो एक बार अपनी लाइफ में यूपीएससी का प्री निकाल लेता है, जनरली उसका प्री हर बार निकलता है या फिर प्री निकलने की संभावनाएं उसकी हमेशा अधिक होती हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? तो ये आपको वो व्यक्ति जिसने प्री निकाला है, मैं वास्तविकता आपको बताता हूं कि वो व्यक्ति आपको ठीक से नहीं समझा पाएगा कि एग्जैक्टली क्या रीजन है कि उसका प्री बार बार निकल रहा है। उसके पीछे का रीजन मैं आपको डिस्कस करूंगा। और इस बात से भी मैं आपको एक बात परिचित कराता हूं कि एक मानव है, जैसे मैं अभी से कुछ समय पहले जो है वो P2I बैचेस में भी इनके बारे में डिस्कस कर रहा था, और ये बैचेस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन से बैचेस हैं। ये याद रखिए कि मैंने क्लास में भी ये बात कही कि भाई आप नोटिस करिएगा कि जब आप चलते हैं, ठीक, तो एक मानव को दो पैर पर चलना, एक जीव का दो पैर पर चलना, यह एक बहुत मुश्किल क्रिया है, एक बहुत साइंटिफिक क्रिया है। कभी आप देखिएगा बायोलॉजी में यह बताया जाता है कि वन ऑफ द टफेस्ट प्रोसेस इज वॉकिंग ऑन टू लेग्स, दो पैरों पर चलना, यह सबसे कठिन क्रियाओं में से एक है। फिर भी एक मानव बहुत आसानी से दिन प्रतिदिन की क्रिया करता। और मैं तो एक बात कहूं तो व्यक्ति डांस करता है, व्यक्ति दौड़ता है, ये सारी चीजें बहुत साइंटिफिक हैं। कितनी सारी इंद्रियां, कितना सारा एफर्ट आपके बॉडी का लगता है इसे बैलेंस को बनाने के लिए। पर क्या कभी ये कार्य करते हुए आपको इसके बारे में सोचना पड़ता है? आंसर इज नो। याद रखिए, आपको इसके बारे में नहीं सोचना पड़ता, बॉडी अपने आप इस कार्य को कर रही होती है। बिल्कुल उसी प्रकार से है ये कि वो व्यक्ति जो हर बार प्री निकालता है, उसे जनरली ये नहीं पता होता कि एग्जैक्टली उसका प्री बार बार क्यों निकल रहा है। उसका रीजन मैं आपको अभी बताने का प्रयास करूंगा। याद रखिए कि PYQs बैटल में जाने से पहले उस बैटल में होने वाली सारी घटनाओं को आपको समझा देंगे। फाइन, ये आपको बता देंगे कि आने वाले समय में आपको कैसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। और ये चीज याद रखिए, मैं आपको एक गोल्डन रूल बताऊंगा। अगर आप उस गोल्डन रूल को फॉलो करते हैं तो मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि आप, ये वीडियो रहेगा यूट्यूब पर, आप इसे केवल 2 महीने फॉलो कर कर देख लीजिए और किसी भी टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर लीजिए।
अगर आपको उस टेस्ट सीरीज में ऑन एन एवरेज 30% का इंक्रीमेंट ना दिखे अपने मार्क्स में, तो आप कमेंट सेक्शन पे 2 महीने बाद इसे मेंशन कर सकते हैं कि इसका कोई यूज नहीं है। बस ईमानदारी से 2 महीने इस चीज को फॉलो कर लीजिए। दोज हु यूज टू फॉलो, 30% का डायरेक्ट इंक्रीमेंट होगा आपके मार्क्स में, और कट ऑफ कभी भी यूपीएससी का 50% से ऊपर नहीं होता। आपको लाने केवल 50% मार्क्स हैं प्री में। अगर आपने इतने ला दिए तो आपका प्री क्वालिफाई होगा, फिर आगे की कहानी मेंस है। तो ये याद रखिए कि क्रांतिकारी परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। बस डियर इस बात को ध्यान रखना कि इसे एज इट इज फॉलो करना है। फाइन। तो चलिए मैं आपको बताऊं तो पीवाईक्यूज क्या यूजफुल हैं, कैसे यूजफुल हैं, इसे समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, मैं आगे इसके बारे में आपको बताऊं उसके पहले मैं आप सभी को एक अपडेट देना चाह रहा हूं। अगर आप सभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। मार्च का महीना, अगर आप 25 के लिए जा रहे हैं प्री देने के लिए, तो इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक बहुत शानदार मौका है आप सभी के पास। आप अपना एवरेज स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं, अपने प्रथम प्रयास में अपने सक्सेस को इंश्योर कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू के P2I बैचेस बेसिकली इस समय लॉन्च हो चुके हैं। 4 मार्च से इसमें क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। इवनिंग का ये बैच है। इसमें आपको वो सारी सुविधाएं जो क्वालिफाई करने के लिए एग्जाम आवश्यक है, ये सभी दी जाएंगी। और यहाँ मैं आपको एक बात और बताऊं तो याद रखिएगा, इसमें मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी इंक्लूडेड है। मतलब ये जो कॉस्ट आपको यहाँ दिख रही है, पहली बात तो ये भाई कि ये जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट आपको प्राइमा फेशिया में अर्थात प्रथम दृष्टया ये आपको दिखेगी नहीं पोर्टल पर। आपको पोर्टल पर कॉस्ट जो है वो ज़्यादा दिखेगी। इवन पोर्टल पर जो कोड होंगे उनको अप्लाई करने के बाद भी ये कॉस्ट आपको ज़्यादा ही दिखेगी। ये कॉस्ट आपको तब मिलेगी जो यहाँ दिख रही है, अर्थात 24,999। ये आपको तब मिलेगा जब आप जो है वो फैकल्टी कोड का यूज़ करते हैं। मेरा कोड है AK लाइफ। आप इस कोड को यूज़ करके कोर्स को परचेज करते हैं तो यहाँ जो कॉस्ट आपको दर्शाई गई है, ये कॉस्ट आपको मिलेगी। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये एग्जाम प्रोफेशनलिज्म रिक्वायर्ड करता है। इसमें रिक्वायरमेंट होती है प्रोफेशनल मैनर में पढ़ाई करने की, और प्रोफेशनल मैनर आपको यहाँ पर 100% 24 कैरेट प्योर एंड क्रिस्टल क्लियर रॉक सॉलिड प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट होगा। उम्मीद के साथ कि मैं आप सभी को इस बैचेस में देखने वाला हूं। इन सभी बैचेस में आपको जो है वो SIP का और अदर प्रोग्राम्स 3 आवर की लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको। साथ ही डेली 45 to 1 आवर का कैप का प्रोग्राम भी मिलेगा। करंट अफेयर हिंदी माध्यम के लिए एक बड़ी समस्या है, उस समस्या का सीधा 1 लाइन 1 स्टेप सोल्यूशन ये बैचेस हैं। आप बिलीव करें, यह आपकी जर्नी वो क्रांतिकारी रूप से परिवर्तित कर देंगे। शानदार परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, अब अगर मैं आपसे कहूं कि पीवाईक्यूज में आपको करना क्या होता है, तो यहां कुछ क्वेश्चंस मैंने लगा रखे हैं। ये क्वेश्चंस बेसिकली आपके पीवाईक्यू पर ही आधारित है, एग्जैक्टली किसी ईयर का ना उठाकर ये कंपाइल्ड है। हम कुछ क्वेश्चंस को इसमें कोट करेंगे, ठीक है। यहां प्रश्नों को देखिएगा और समझने का प्रयास करें। अगर मैं आपसे कहूं कि पीवाईक्यू में अगर आप केवल इतना करें कि इस रूल को फॉलो कर जाएं, इस सिनेरियो को फॉलो कर जाएं कि आपको सॉल्विंग इस प्रकार से करनी है। अगर कोई स्टूडेंट पीवाईक्यू में इसे फॉलो कर गया, अगर इसे वो मान जाए, इसे वो कंसोलिडेट कर जाए, तो आपको डायरेक्टली अच्छे मार्क्स देखने को मिलेंगे। क्या? तो यहां पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लगा रखे हैं, इनके उदाहरण के साथ समझिएगा। याद रखें, सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको एक क्वेश्चन को उसमें दिए गए 4 स्टेटमेंट्स को, हर एक स्टेटमेंट से एटलीस्ट 4 स्टेटमेंट बनाने हैं। फाइन। मतलब केवल 5 साल का प्रश्न पत्र उठा लीजिए। 5 साल का प्रश्न पत्र मतलब कितना? 5 साल का प्रश्न पत्र मतलब 500 क्वेश्चन। 500 क्वेश्चन मतलब हर क्वेश्चन में कितने स्टेटमेंट? 4 स्टेटमेंट। ऑन एन एवरेज 4 तो मिल ही जाएंगे, और हर एक स्टेटमेंट से 4 स्टेटमेंट आप बनाएंगे, यानी कि एक वो स्वयं स्टेटमेंट है और साथ में 4 आप बनाएंगे। आप कैसे बनाएंगे मैंने क्वेश्चन उदाहरण के लिए लगा रखे हैं, सफिशिएंटली आपको एग्जांपल्स के साथ मिल जाएगा। अब ये 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट से 4 क्वेश्चन, यानी कि 500 क्वेश्चन है तो आपके पास 2000 स्टेटमेंट है, और 2000 स्टेटमेंट हैं तो हर एक स्टेटमेंट से 4 स्टेटमेंट निकालेंगे, मतलब 8000 आपके पास स्टेटमेंट आएंगे। 8000 और 2000 पहले हैं, यानी कि 10,000 स्टेटमेंट। आप आज इस बात का दृढ़ संकल्प ले लें
कि अगर 2025 में आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको 10,000 क्वेश्चन, 10,000 स्टेटमेंट याद कर लेने होंगे। आप लिख कर ले लीजिए, यूपीएससी कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, यह आधा सत्य है। यूपीएससी हर बार टॉपिक रिपीट करता है, यह पूरा सत्य है। याद रखिएगा, यहां पर एग्जांपल्स के साथ अगर मैं कहूं तो यहां लिखा हुआ है मालवा का पठार छोटा नागपुर का पठार से अलग होता है राजमहल की पहाड़ियों के द्वारा। यहां स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि नीलगिरी की पहाड़ियों में जो है वो पर्णपाती वन पाए जाते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां पर्णपाती वनों के लिए प्रसिद्ध हैं। यहां लिखा हुआ है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी भारत में यमुना नदी है, और यहां पर लिखा हुआ है कि जो मैग्नीज का उत्पादन है ये भारत में कम होता है, परंतु भारत इसका आयात नहीं करता। अगर आपने इस स्टेटमेंट में, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जितने भी स्टेटमेंट हैं ये आपस में कनेक्टेड बिल्कुल नहीं है, ये सभी आइसोलेटेड स्टेटमेंट्स हैं। और अब आपका यहां कार्य स्टार्ट होता है। आप उठाइए मैप, और यहां पहला प्रश्न दिया गया है कि जो मालवा का पठार है वो छोटा नागपुर के पठार से राजमहल की पहाड़ी से अलग होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उसने लोकेशनल एनालिसिस से प्रश्न पूछा है। उठाइए, आपके टीचर ने, अगर आप यहाँ P2I बैचेस में है तो आपको डेफिनेटली पढ़ाया जाता है कि भाई यहां पर प्रायद्वीपीय भारत है, यहां पर ये जो है वो प्लेसेस आते हैं। आप बहुत आसानी से मार्क कर पाएंगे कि भारत में 10-12 बड़े पठार हैं, चाहे वो छोटा नागपुर का पठार हो, दंडकारण्य पठार हो, बुंदेलखंड का पठार हो, ये सारे पठार कहां आते हैं और ये पठार आपस में विभाजित किस प्रकार से होते हैं। यहां कुछ रेंजेस हैं, यहां अरावली है, यहां विंध्य है, सतपुड़ा है, पश्चिमी घाट है, ये रेंजेस इन्हें विभाजित करती हैं। आपने इसे याद कर लिया, आपने यहां पर स्टेटमेंट देखा, पठार कैसे कहां से किससे जुड़ते हैं, किससे विभाजित होते हैं, आप समझ जाएंगे। अगर फिर उसने प्रश्न पूछ लिया किसी बार कि भाई जो मालवा का पठार है ये अलग होता है दंडकारण्य के पठार से किस रेंज के माध्यम से, या उसने रेंज लिख दिया कि जो है अमरकंटक की पहाड़ियां या अमरकंटक का पठार इसे अलग करता है, तो आसानी से आप उत्तर दे पाएंगे। यहां ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, लेकिन इस रॉन्ग स्टेटमेंट से आपने 4 नए स्टेटमेंट बनाए। इसी तरीके से प्रश्न आता है कि भाई नीलगिरी की पहाड़ियां जो है वो पर्णपाती वनों के लिए प्रसिद्ध हैं, तो स्टेटमेंट तो आपने पढ़ रखा है कि भाई ये रॉन्ग होगा, क्योंकि नीलगिरी की पहाड़ियों का नाम नीलगिरी है क्योंकि नीलकुरुंजी वहां वनस्पति मिलती है, और नीलकुरुंजी वनस्पति जो है ये शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में मिलती है, जिन्हें शोला वन कहते हैं नीलगिरी में। और नीलगिरी वास्तविकता में या तो शोला वनों के लिए प्रसिद्ध होगा, और नहीं तो आपने पढ़ रखा होगा ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है, और पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो इस या तो सदाबहार वन के लिए सही जाएगा या तो ये शोला वनों के लिए सही जाएगा, और ये दोनों ही ऑप्शन में नहीं है, यानी कि स्टेटमेंट गलत है। लेकिन इस गलत स्टेटमेंट से आपने 4 स्टेटमेंट बनाए कि भाई ये किसके लिए प्रसिद्ध है, पहली बात, ये किसका भाग है, दूसरी बात, इसके अलावा भारत में कौन कौन सी ऐसी पहाड़ियां हैं जो किसी चीज के लिए प्रसिद्ध हैं। अब आप देखें जाकर कि भाई हिमालय में कहां पर अल्पाइन वन मिलते हैं, हिमालय की कौन सी पहाड़ियां अल्पाइन वनों के लिए प्रसिद्ध हैं, हिमालय में पूर्वी भाग में कौन से वन पाए जाते हैं, यानी कि पहाड़ों और वनों का कॉम्बिनेशन आपको भारत में कहां कहां मिलता है। आप इसे जब करेंगे तो एक स्टेटमेंट से फिर 4 स्टेटमेंट बनेंगे। इसी प्रकार से गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी भारत में यमुना है, इसने स्टेटमेंट दिया। अब ध्यान से आप सर्च करें कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो आपको प्रोफाउंडली एक स्टेटमेंट मिलेगा अचानक से कि भाई गंगा की सहायक नदी तो हम सामान्यतः, आप देखिएगा YouTube पर सर्च करके जब भी आप पढ़ेंगे तो सामान्यतः यही बताया जाएगा कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, लेकिन ये आधा सत्य है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना भारत के अंदर है, अदरवाइज गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी घाघर नदी है, नेपाल से आती है, कर्णाली इसका नाम है। फाइन, तो ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं तो फिर आपने खोजना स्टार्ट करा तो आपको पता चलेगा भाई कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी है, कृष्णा है, लेकिन तीसरे नंबर पे कावेरी नहीं आती, तीसरे नंबर पे जो है वो महानदी आती है। महानदी की लंबाई कावेरी से ज्यादा है। अब यहां पर आपका दिमाग चलना स्टार्ट होगा जब आप सर्च करेंगे कि भाई नदियों की लंबाई से रिलेटेड प्रश्न यूपीएससी ने पूछे हैं। अब आप 4 स्टेटमेंट भी अगर बनाते हैं तो आपको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा नया, और इन्हें बनाने के क्रम में आप बहुत सारी नई चीजें जानेंगे। और याद रखिए कि ये चीजें आपको क्लास में डिस्कस कराई जाती हैं अगर आप प्रोफेशनली उस चीज की तैयारी करें। ये जो कोच देना है, कोचिंग देना है, ये गाइडेंस देना होता है जो इस पर आधारित होता है। मौका मैंने आपको बताया आपके पास है P2I बैचेस का। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो मैग्नीज का उत्पादन के बारे में यहां प्रश्न करा गया है। अगर मैं आपसे कहूं मैग्नीज का सबसे अधिक उत्पादन, तो आपने इतना तो पढ़ा होगा मैग्नीज का उत्पादन कहां होता है, आपने यह भी पढ़ा होगा कि भारत में अधिक नहीं होता, पर अगर आप प्रोफेशनली पढ़ें तो आपको यहां पता होगा
क्लासेस में हम डिस्कस करते हैं कि मैग्नीज का उपयोग किस में होता है। मैग्नीज का उपयोग होता है वास्तविकता में स्टील के उत्पादन में, और स्टील का केवल 1% मैग्नीज होता है। यानी कि मैग्नीज कम भले ही हो, लेकिन इसका उपयोग भी निश्चित है। हमें इसका लिमिटेड उपयोग करना होता है, यानी कि बहुत अधिक उत्पादन की आवश्यकता भी नहीं है। यानी कि हमें आयात भी बहुत ज्यादा नहीं करना है। हम बड़े आयातक नहीं है, हमें ज्यादा आयात नहीं करना पड़ता क्योंकि इसका उपयोग लिमिटेड है। आपने पढ़ रखा है स्टील के उत्पादन में भारत स्वावलंबी है, यानी कि भारत को स्टील के उत्पादन के लिए किसी भी चीज का आयात नहीं करना पड़ता। अगर आपने वो पढ़ रखा है तो इनडायरेक्टली ये स्टेटमेंट आपसे बनेगा। और साथ ही अब आप करें वाटर ड्रॉप इफेक्ट। हर बार हर एक क्लास में मैं ये जरूर डिस्कस करता हूं, याद रखिए कि दोज हु आर स्मार्ट, जो लोग स्मार्ट होंगे वो बहुत आसानी से इस बात को याद कर लेंगे कि भाई वाटर ड्रॉप इफेक्ट का अर्थ क्या होता है। वाटर ड्रॉप इफेक्ट का मतलब होता है कि जब कोई प्रश्न आए तो उसके आसपास का पूरा डायमेंशन आप कवर कर लें। एक बूंद का आकार देखिएगा काफी छोटा होता है वर्षा के समय, लेकिन एक बहुत बड़े एरिया को गीला कर देती है वर्षा केवल आधे घंटे में। कारण क्या है? हर एक बूंद का एक वाटर ड्रॉप इफेक्ट है। ये जो वाटर ड्रॉप इफेक्ट है, अगर आप ये सीख गए, एक क्वेश्चन के 4 स्टेटमेंट में हर एक से 4 स्टेटमेंट आपने निकाले, एक प्रश्न आपको 16 प्रश्न देगा। और ये करने पर आपका पूरा यूपीएससी का सिलेबस ये एक एक कोने से कवर करा देगा पीवाईक्यू। डन। तो यहां मैंने जो उदाहरण आपके लिए यूज करा, ये उदाहरण है वास्तविकता में किसके रिस्पेक्ट में? एक ऐसे क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में जिसमें स्टेटमेंट जो है आइसोलेटेड है, एक दूसरे से बिल्कुल नहीं जुड़े। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसी का एक टफ फॉर्म होता है जहां क्वेश्चंस आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब आप इसमें देखिएगा, सागरीय क्षेत्र में लवणता जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक और ध्रुवीय क्षेत्रों में कम है। अगर आप स्मार्ट हैं, आपने पढ़ रखा है, अगर आपने प्रोफेशनल मैनर में पढ़ रखा है, तब आपको एक चीज समझ में आएगी कि भाई जो सागर की लवणता है वो ध्रुवीय क्षेत्र में कम इसलिए होती है क्योंकि यहां पर पानी जो है वो पिघलकर, यानी कि बर्फ जो है वो पिघलकर सागर में मिलती है। ध्रुवीय क्षेत्र से बर्फ पिघलकर सागर में मिलती है, इसलिए लवणता कम है। और जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहां ज्यादा क्यों है? क्योंकि वहां वाष्पोत्सर्जन ज्यादा है, यानी कि पानी जो है वो वाष्पित हो रहा है, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सैलिनिटी ज्यादा है, लवणता ज्यादा है। अब सेकंड स्टेटमेंट आपने देखा कि सागरी जो उत्तरी गोलार्ध है, बेसिकली इसमें प्रश्न करा गया है कि महासागरीय जल का तापमान अधिक होता है उत्तरी गोलार्ध में अपेक्षाकृत दक्षिणी के। अब आपको ये पता है अगर इसके पीछे का रीजन क्या है, तो भाई उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपीय भाग ज्यादा है। महाद्वीपीय भाग ज्यादा होने से महाद्वीप ज्यादा गर्म है, और इस कारण जो है वो तापमान महासागरों का बढ़ जाता है। यानी कि जिस गोलार्ध में महाद्वीप ज्यादा होंगे वहां पर तापमान ज्यादा होगा। अब देखिए इन दोनों स्टेटमेंट के आपको लॉजिक अगर पता है तो आपने बता दिया भाई कि ये दोनों स्टेटमेंट राइट हैं। लेकिन यहां नीचे देखिए, अब यहां देखेंगे आप तो लवणता अधिक होगी यदि महासागरीय आधिक्य हो किसी क्षेत्र में। यानी कि ये स्टेटमेंट कह रहा है किसी स्थान पर अगर महासागर ज्यादा है महाद्वीपों से तो वहां पर लवणता ज्यादा होगी। अब यहां अगर आपने ऊपर वाले स्टेटमेंट सही लॉजिक से सॉल्व करे हैं तो आपको यहां नीचे वाला स्टेटमेंट रॉन्ग अपने आप लग जाएगा। कैसे? तो देखिएगा, अगर किसी स्थान पर महासागर ज्यादा है, डन, इसका मतलब है वहां पर तापमान कम होगा, तापमान कम होगा तो वाष्पोत्सर्जन कम, वाष्पोत्सर्जन कम तो सैलिनिटी अर्थात लवणता कम। यानी कि यह स्टेटमेंट रॉन्ग है, और यह आपको इसीलिए पता है क्योंकि आपका प्रीवियस वाला स्टेटमेंट का लॉजिक आपके दिमाग में फिटेड था, यानी कि लॉजिक पर आधारित था। यह क्वेश्चन इससे डायरेक्टली कनेक्टेड था। इसी प्रकार से तापमान और लवणता का व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है। अगर आपने ये क्वेश्चन सही सॉल्व करा है, ये स्टेटमेंट सही पकड़ा है, तो आप इस स्टेटमेंट को सही पकड़ेंगे, और इस स्टेटमेंट को सही लगाएंगे तो इसे लगाने पर आपको ये लॉजिक दिखाई देगा कि भाई तापमान और लवणता का आपस में सीधा कनेक्शन होता है, व्युत्क्रमानुपात का नहीं होता। तो ये जो स्टेटमेंट्स थे ये आपस में इंटरकनेक्टेड थे। अब ये पीवाईक्यू से आपने समझा। अब अगर आप इसका हर एक स्टेटमेंट के 4 स्टेटमेंट बनाएं तो आपको 4 लिंक दिखाई देंगे। कैसे 4 लिंक दिखाई देंगे? तो यहां आपने देखा भाई कि महासागरीय क्षेत्र में लवणता का डिस्ट्रीब्यूशन, अब आपने जहां भी पढ़ा है लवणता का डिस्ट्रीब्यूशन, एक तो मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताऊं तो ये टॉपिक जो यूपीएससी में बहुत आते हैं, ये जो यूट्यूब है इसमें वही टॉपिक ज्यादा पढ़ाए या समझाए जाते हैं जो यूपीएससी में आते हैं नहीं, जो वास्तविकता में बच्चा ज्यादा देखता है।
आप इसको समझना कि यहाँ एक लॉजिकल, क्यों मैं आपसे कहता हूं कि आपको बैचेस जरूर ज्वाइन करने चाहिए, जरूर ज्वाइन करने चाहिए। इसका रीजन है, आप जिस प्लेटफॉर्म में मुझे देख रहे हैं, याद रखिए ये प्लेटफॉर्म बेसिकली कंटेंट ड्रिवन है लेकिन ऑडियंस ड्रिवन भी है। अब यहां बात यह है कि बच्चा यानी कि स्टूडेंट यानी कि एस्पिरेंट वो चीजें देखता है जिसके बारे में उसने सुन रखा है। अब चूंकि स्टूडेंट के अंदर अवेयरनेस कम होती है इसलिए वो सतही टॉपिक ज्यादा सुनता है और इसीलिए इन्हीं टॉपिक के बारे में ज्यादा कंटेंट होता है। अब इसमें यह बात आती है कि जिस चीज को बच्चा जानता ही नहीं है उसे वो सर्च भी नहीं करता, और जिसे वो सर्च नहीं करता उस पर ज्यादा वीडियोस नहीं बनते, और ज्यादा वीडियोस नहीं बनते इस कारण नी जर्क एक गैप होता है। प्लीज इस चीज को समझिएगा। अगर आप अपनी सफलता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कभी उस चीज को सेल्फ स्टडी से नहीं कर पाएंगे, लेकिन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। व्हाई? बिकॉज धीरे धीरे करके आपको अनुभव होगा कि प्रश्न यहां से भी आते हैं, प्रश्न ऐसे भी आते हैं, और फिर आप उनके बारे में सर्च करेंगे। तब जाकर कहीं 4 बार सर्च करने पर एक बार एक स्थान पर कोई सही चीज मिलेगी। याद रखिएगा, अगर आप इस हसल से बचना चाहते हैं तो सोच कर देखिए कि किताब एकदम खुली हुई है। जो टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं उन सभी के वीडियोस आपको जो है वो स्टडी IQ के चैनल पर मिल जाएंगे। इस चैनल पर जाइए, उन सारे एक्सपर्ट्स को देखिए कि किस लेवल का नॉलेज आपको डिलीवर होने वाला है, और उसके बाद डिसाइड करिए कि ये आपके लिए प्रोफाउंडेड, ये आपके लिए एसेंशियल किस प्रकार से है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप जब देखेंगे, इत्मीनान से देखेंगे और उस मैनर में देखेंगे, तो आपको वो क्वालिटी दिखाई देगी जो अदर आपको जनरली सर्च करने पर एक स्थान पर नहीं मिलेगा। गुड अपॉर्चुनिटी, इससे ध्यान रखिएगा। बस डेट याद रखिएगा, 4 मार्च की डेट है, और ये कॉस्ट का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज अननेसेसरी आप एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करेंगे, और नहीं तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर ये बोलेंगे कि सर आपने जो कॉस्ट बताया था भाई उससे तो ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो कॉस्ट तो ज़्यादा दिखेगा, बाय अप्लाइंग दिस कोड ये कॉस्ट इतना हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं चर्चा पर वापस आऊं तो यहां ध्यान से देखिए। आप अगर यहां देखें तो यहां एक कनेक्शन है। ये जो कनेक्शन है ना, ये आप निकालें। इसको निकालने पर आप उसे याद कर पाएंगे, और याद रखिए वो चीज जो आप खुद डिस्कवर करेंगे उस चीज को कभी आपको याद नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप याद हो जाती है। खोजते हुए जब आप खुद पहुंचेंगे तो वो रास्ता अपने आप याद हो जाता है। उसी प्रकार से याद रखिए, जब आप खुद बनाते हुए वहां तक पहुंचेंगे, क्रांतिकारी रूप से आपको वो याद भी रहेगा, आपको कभी रटना भी नहीं पड़ेगा। यहां देखेंगे तो आपको, अगर इसके वाटर ड्रॉप इफेक्ट में जाएं तो आप ये समझेंगे कि लवणता का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। लवणता के डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित इफ और बट क्या है। अगर मैं कहूं कच्छ की खाड़ी की लवणता ज्यादा होगी या खंबात की खाड़ी की लवणता ज्यादा होगी, तो आप यहां समझेंगे कि भाई अगर यहां पर स्टेटमेंट दिया हुआ है सागरीय आधिक्य हो, तो भाई सागरीय आधिक्य होने पर क्या होता है। अगर कच्छ की खाड़ी की बात करें तो कच्छ की खाड़ी में जो नदियां हैं वो कौन सी नदियां हैं जो कच्छ की खाड़ी के आसपास हैं। लूनी नदी और बनास नदी, दोनों ही अंतःस्थलीय नदी है, यानी कि कोई बड़ी नदी जो है वो कच्छ की खाड़ी में नहीं गिरती। खंबात की खाड़ी में साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, ये चारों नदियां अपना जल विसर्जित करती हैं। जहां नदियां ज्यादा जल विसर्जित करेंगी वहां लवणता कम हो जाएगी, जहां नदियां विसर्जित नहीं करेंगी वहां लवणता ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ताजा पानी आकर मिल रहा है। और आपने ये सीखा किससे? ध्रुवीय क्षेत्र से। ध्रुवीय क्षेत्र में पानी आ रहा है बर्फ के पिघलने से, यहां नदी आ रही है पानी लेकर। अब जब नदी पानी लेकर आ रही है लवणता कम हो जाएगी, यानी कि आपने समझा कि ड्रेनेज सिस्टम में जहां जिस तरफ नदियां ज्यादा गिरती हैं वहां पर लवणता कम हो जाती है, उसके दूसरी तरफ लवणता ज्यादा होती है। अब आप इसी बात से समझ गए कि भाई काला सागर के अंदर जो है वो डैन्यूब, नाइपर, नाइस्टर, डॉन ये नदियां जल विसर्जित करती हैं, इसलिए काला सागर की लवणता कम हो जाएगी। कैस्पियन सागर में केवल 2 नदियां जल विसर्जित करती हैं। कौन सी है वो 2 नदियां? वोल्गा और यूरल। तो वोल्गा यूरल केवल कैस्पियन सागर में जाती हैं, इसलिए कैस्पियन सागर की लवणता ज्यादा, काला सागर की लवणता कम। फाइन। अब यहां पर आपने बर्फ के पिघलने को नदी के डिस्चार्ज होने से कनेक्ट कर लिया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप देखें तो यहां आपने जो है वो देखा कि लवणता अधिक होगी महासागरीय क्षेत्र में, यदि जो है वहां पर महासागरीय आधिक्य हो। अब आप समझ गए कि अगर किसी स्थान पे महासागर ज्यादा है, यानी कि महासागर बड़ा है या फिर सागर बड़ा है या खुला है, वहां पर लवणता कम हो जाएगी। जहां पर सागर बंद है या छोटा है वहां लवणता बढ़ जाएगी। फाइन। अब इसके कॉम्बिनेशन से आपने क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करे, आपने 2-4 बार गूगल करा, आप समझ गए कि भाई ये लॉजिक है, और ये लॉजिक से फिर आप यहां एक प्रश्न से n नंबर ऑफ डायमेंशंस बनाना सीख जाएंगे। और केवल आप इस बात को सीख लें,
समझ लें, आपका क्रांतिकारी परिणाम आपको देखने को मिलेगा। फाइन, ये एक दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है। अगर आप ये सेल्फ कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, सोल्यूशन आपके सामने है, वन स्टेप सोल्यूशन। वन स्टेप सोल्यूशन का अर्थ है आपको बार बार हर एक चीज के लिए सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि कई बार प्रश्न बहुत सिंपल सा दिखता है, ठीक है, एक लाइन कही जाती है कि प्रश्न इतना सीधा था कि हमने इतनी जोर से, बॉल इतनी सीधी आई कि बैट्समैन इतनी जोर से बैट घुमाया कि बॉल हाइट पर ज्यादा गई, डिस्टेंस कम रहा, कैच आउट हो गया। कुछ उसी प्रकार का हाल होता है। आप प्रीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो इससे सीखेंगे। आप पाएंगे कि यहां पर प्रश्न दिया हुआ है कि जो महाभारत श्रेणी है उसके लिए कथन पर विचार करिए। आप सभी के दिमाग में आएगा, भाई महाभारत श्रेणी आपने पढ़ रखी है, ठीक, ये हिमालय का हिस्सा है। आपने ये भी पढ़ा होगा शायद कि भाई ये नेपाल में आती है, पर फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, वृहद हिमालय में है या लघु हिमालय में है। क्योंकि सामान्यतः केवल इतना पढ़कर कि भाई कुमाऊं हिमालय है, गढ़वाल हिमालय है, ये इन राज्यों में आता है, ये देख लिया जाता है। पर इस प्रकार के बहुत इजी प्रश्न भी आप पाएंगे कि कई बार काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो भाई सिंपल सी बात है, लघु हिमालय एक डिसकंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है और लघु हिमालय जो है वो नेपाल में महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर तो ये मिल गया आपको, लेकिन अब आप यहां पर वाटर ड्रॉप इफेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो आप सर्च करेंगे कि लघु हिमालय के कितने नाम हैं। लघु हिमालय पीर पंजाल है, लघु हिमालय जो है वो धौलाधार है, लघु हिमालय का ही नाम मसूरी है, नाग तिब्बा है, ये किन राज्यों में आती है। डन। फिर आप ये भी देखेंगे कि वृहद हिमालय के कौन कौन सी मुख्य चोटियां हैं। नंदा देवी कहां आता है, बंदरपूछ कहां आता है, त्रिशूल कहां आता है, कहां आता है धौलागिरी, धार नहीं, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नामचा बारवा और नंगा पर्वत। ये सभी जो है वो आपको क्रम से दिखाई देंगे। और जब आप वाटर ड्रॉप इफेक्ट में से सॉल्व करेंगे, आप जाकर देख लीजिए कि आप इस चीज को प्लीज फॉलो करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में डियर जरूर बताना कि आप 1 साल का पेपर सॉल्व करो। आप हिट एंड ट्राई में केवल मुझे 2 घंटे 1 हफ्ते के लिए दीजिए और प्रीवियस ईयर यानी कि जस्ट पिछले साल का पेपर उठाकर सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कर लें, आप एक स्टेटमेंट से 4 स्टेटमेंट बनाने का तरीका फॉलो कर लें और उसके बाद आप उसके 1 साल पुराना पेपर सॉल्व कर लीजिएगा। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या रीजन है कि वो एस्पिरेंट जिसका प्री एक बार निकला उसका बार बार क्यों निकल रहा है। फाइन। और वो एक्चुअली में इस बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, बता नहीं पाता उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक बच्चा या आप नहीं बता सकते कि वो कौन सा गणित लगाया है आपके दिमाग ने कि आप 2 पैर पर चल पा रहे हो। हर क्रिया की विपरीत क्रिया होती है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ये भी लगा है इसमें। घर्षण यानी कि फ्रिक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका कनेक्शन होता है, ये भी लगा है इसमें। और अदिश और सदिश ये फैक्टर्स का भी यूज हुआ है किसमें, चलने में। लेकिन आपको इन फैक्टर्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता। ये वही स्थिति है जो एक टॉपर की होती है। क्या उसे ये नहीं पता होता कि उसने एग्जैक्टली क्या करा है जिस कारण ये मार्क्स उसको दिख रहे हैं। वो क्या करा है ये एक जो है वो साइंटिस्ट बता रहा है उधर पे बैठ के, एक फिजिशियन बता रहा है कि भाई फिजिक्स के ये लॉ लगे हैं। बस वही बात है जो एक पर्सन जो बार बार एग्जाम क्वालिफाई करता है वो नहीं, लेकिन उसका टीचर बता देता है कि एग्जैक्टली ये हुआ था। तो वही मैं आप तक कन्वे करने का प्रयास कर रहा हूं। ट्राई करिएगा कि आप वाटर ड्रॉप इफेक्ट जरूर लगाएं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारा एफर्ट और बहुत सारा जो है वो समय लगता है। इस एफर्ट, इस समय को आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं बाय ज्वाइनिंग द बैचेस। फाइन। इसी प्रकार से यहां पर इस प्रकार के प्रश्न भी कोट करे जाते हैं कि भाई कुद्रेमुखी पहाड़ियां कहां हैं, तो आई थिंक आपको पता होगा कर्नाटका में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहां है, तो आई थिंक आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में है। इसी प्रकार से जो मैगलन की जल संधि है ये दक्षिण अमेरिका में है और इसी प्रकार से तस्मान सागर ये ऑस्ट्रेलिया में है। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल जाइए और इनके बारे में जो है वो एक एक 2 स्टेटमेंट निकाल लीजिए कि भाई कर्नाटका में और कौन सी पहाड़ियां हैं और भारत में छोटी छोटी कितनी पहाड़ियां हैं। अगर आप इसे निकालेंगे तो 8 से 10 पहाड़ियां मिल जाएंगी, आसानी से उनका राज्य याद कर लीजिए। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये यूपी में है, तो भाई यूपी में और कौन कौन से हैं और ये टाइगर रिजर्व किसके लिए फेमस है, इसके अलावा यहां कौन कौन से जीव मिलते हैं। अब इसके साथ ही अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो वो जीव कॉमन कहां पर हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। फाइन। इसी तरीके से मैगलन जल संधि उठाइए, अगर जल संधि से प्रश्न आ रहे हैं दुनिया में कितनी जल संधि होंगी,
दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम क्वालिफाई करना है, थोड़ा सा पोटेंशियल लगाइए। ज्यादा से ज्यादा कितनी जल संधि होंगी? 100 होंगी। 100 है नहीं, मैं 100 मैक्सिमम कह रहा हूं, इतनी होंगी। पर वो भी प्रश्न कितने बार पूछ चुका है जल संधि से, आप देख ही पाएंगे पीवाईक्यू में। इसी प्रकार से लोकल सीज का ऑर्डर कितने होंगे? 20, 25, 30। उठाइए, उन्हें याद कर लीजिए क्रम से। यूपीएससी ये प्रश्न पूछ रहा है। ये याद रखिए कि पीवाईक्यू को अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। और अगर आप इसे और भी प्रोफेशनल मैनर में, और भी क्रांतिकारी मैनर में करना चाहते हैं, तो आपके पास ये P2I बैचेस हैं। इनमें आपको SIP अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स का प्रोग्राम इंक्लूडेड मिलेगा, यानी कि प्री के पहले आपका सारा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा क्रैश कोर्स में भी। ठीक, जनरली 3R की जो क्लासेस होंगी ये आपकी चलेंगी। हर रोज एक सब्जेक्ट 3 घंटे आप पढ़ेंगे, एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता जाएगा। कैप का प्रोग्राम जो हिंदी माध्यम के लिए सबसे बड़ी समस्या होता है, करंट अफेयर, इसे ओवरकम करेगा एक डेडिकेटेड फैकल्टी। दिन में 4 से 5 अखबारों को रीड करता है और आपके लिए वो कंटेंट लेकर आता है। इसी तरीके से आपको जो है इस प्रोग्राम में 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलेगी, और साथ ही आपको जो है वो रिटायर्ड IAS ऑफिसर का गाइडेंस भी मिलेगा। अनिल स्वरूप सर, आई थिंक आप सभी इनसे परिचित होंगे। तो ये सारी सुविधाएं एक स्थान पर आपको P2I बैचेस में मिलने वाली है, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा और जो मैं समझाना चाह रहा था वो भी आप समझ पाए होंगे। ये क्लियर है। और साथ ही वो सारे एस्पिरेंट जो सीरियसली, एक तो वो एस्पिरेंट्स होते हैं जो एग्जाम आता है तो तैयारी शुरू करते हैं, एक बार एग्जाम देते हैं फिर विदा लेते हैं। आप वो अगर नहीं हैं, एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जरूर इन बैचेस को ज्वाइन करेंगे। हम इस सेशन को ओवर करते हैं और मिलते हैं इसी प्रकार से एक नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।